नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आप आज हमारा जो हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बोला भी था कि हर वीडियो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। उसी में से एक वीडियो ये भी होगा जो आपका इम्पोर्टेंट होगा, स्पेशली इंडिया कंट्री के जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया कंट्री के अंदर, सबके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संस्था है, यानी कि एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड करके जो है, इस नाम से आपका जो है एक संस्था है। तो उस तरफ से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहाँ से आपकी नोटिफिकेशन निकाली गई है, जॉब निकाली गई है, जो कि 150 पोस्ट के ऊपर रहने वाली है। यानी कि पूरे इंडिया कंट्री में सिर्फ 150 लोग ऐसे होंगे, यानी 150 ऐसे लोग होंगे जिनको ये जॉब मिलेगी अगर वो एलिजिबल है। तो मैं इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करूंगा कि ये जो पूरे इंडिया कंट्री में 150 लोगों के लिए जॉब निकाली गई है नाबार्ड की तरफ से, नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो उनकी तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है वो किस पोस्ट पर है, मैं वो बात करूंगा। मैंने आपको नंबर्स तो बताई दिए कितने हैं, साथ में बताऊंगा आपको कि उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है, कैसे आपको ये जॉब मिलेगी। रही बात आपकी एलिजिबिलिटी की, सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका सिलेबस, उसका पैटर्न, मार्किंग स्कीम, और साथ में आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिलैक्सेशन, बेनिफिट, सैलरी, वर्क, एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा इस जॉब से रिलेटेड। सबसे पहले जैसे मैंने कि पहले ही बोला कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक खुद का, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर राइट है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यानी कि एक सरकारी जॉब आपके लिए आ चुकी है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैरियर नोटिस इसके अंदर और व्हाट्स न्यू के अंदर, इन दोनों में से कहीं पे भी आप जाकर इस चीज़ को देख पाएंगे इस नोटिफिकेशन में। रही बात, अगर आपको कहीं नहीं जाना, आप वीडियो के नीचे जाएं और वहाँ से आप मोर पे क्लिक करके, और यहाँ से आप लिंक प्रोवाइडेड जो भी रहेंगे वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे वेबसाइट पर, नोटिफिकेशन पर और फॉर्म पर। इन सारी चीज़ें जो भी जॉब से रिलेटेड है वो सब डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी जाएंगी। तो अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट नोटिफिकेशन के अंदर और नोटिफिकेशन में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मेन बात तो ये है कि ग्रेड ए की वैकेंसी है। जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब्स हो, हर जगह ग्रुप और ग्रेड की बात होती है। ग्रेड ए जिसकी होगी तो वो सबसे बढ़िया जॉब होगी, अच्छे खासे उसमें काम रहेंगे, सैलरी रहेगी, रिस्पेक्ट रहेगी, बेनिफिट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फ़ायदे भी बहुत सारे होंगे। सेम अगर ग्रेड बी होगा तो उसको ग्रेड ए के कंपैरिजन वाले ऑफिसर के तौर पर उसको थोड़े कम फ़ायदे मिलेंगे, कम पैसे भी मिलेंगे और कम हो सकता है ज़्यादा काम करना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस वजह से मैं सबसे पहले ग्रेड ए को डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रेड ए की वैकेंसी निकाली गई है। अब सबसे पहले रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। आप जैसे नाम से ही समझ रहे हैं कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की। तो जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही एप्लीकेशन इनवाइट करे गए फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स। मैंने आपको बोला कि पूरे इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, जितने भी इंडिया में लोग हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी देखकर इस पोस्ट के लिए, जिनको भी ये पोस्ट चाहिए। इन द रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, यानी कि आपका आरडीबीएस में, इन नेशनल बैंक फॉर, जो कि नेशनल बैंक है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, उसके अंदर आपको रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के अंदर लिया जाएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन मोड में नहीं है यहाँ पे कोई कि आपको फॉर्म ऐसे नहीं भरना है कि कोई पेपर प्रिंटेड नहीं भरना होगा। सिंपल आप ऑनलाइन साइट पर जाके अप्लाई करेंगे। और इसमें जो है आपको बता दूं कि 23 सितंबर तक लास्ट डेट है। ये मेंशन कर दूंगा मैं, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आप तब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये और साथ में बोला गया, नाबार्ड इज़ एन ऑल इंडिया अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड बाय, मैंने ये तो पहले ही बताया आपको, एंड इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर देखिए, बिफोर अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़े नहीं, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लें। ये आप सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से इस जॉब पे आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के अप्लाई कर पाएंगे। अब हेल्प फैसिलिटी भी दी गई है नाबार्ड की तरफ से। ये आपको एक लिंक दिया गया है, इस पर जाके आप इसमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रस्टेड लिंक और गवर्नमेंट लिंक है, तो उससे जाके आप यहाँ पे अपनी हेल्प ले सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड अप्लाई करने में कोई डाउट हो रहा हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप यहाँ जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट अगर आप पूछे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब हो रहा है, यहाँ पर एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है हर बार से, इस बार भी होगा इस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो फेज़ 1
प्रीलिम्स होगा पहले, फिर ये जो पास करेंगे उनका आगे चल के मेन एग्ज़ाम होगा जिसका नाम मेंस रहेगा। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कैंडिडेट देंगे, जो भी फॉर्म भरेंगे वो सब दे पाएंगे। इसका 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नाबार्ड यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास रिजर्व राइट है कि क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये राइट है कि अगर चाहें तो आगे चल के हो सकता है कि ये 16 अक्टूबर नहीं कोई और डेट हो जाए एग्ज़ाम की, और कुछ भी इसमें चेंज हो सकता है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी बता दूं आपको। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के अंदर अलग अलग पोस्ट है। मतलब कि कोई तो है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, आईटी के लिए, कोई फाइनेंस से है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इन सब के लिए। आगे कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो मान लीजिए आप हरियाणा, राजस्थान और झारखंड, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली या कोई इसी भी राज्य से देख रहा हो इंडिया कंट्री में, तो आप अगर इन कैटेगरी में हैं, जैसे कि आपको अगर जनरल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट चाहिए, या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट मैनेजर, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर फाइनेंस में, या फिर कंपनी सेक्रेटरी में, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, और फॉरेस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग, देखिए आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। इसमें से जिस भी कैटेगरी की आपके पास क्वालिफिकेशन हो उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, जैसे वैकेंसी अगर मैं बताऊं तो एक तो आप अगर वो हर कैंडिडेट को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उसकी आर्थिक और उसके जो है पूरा प्रोसेसिंग के साथ। मतलब मान लीजिए कि वो आर्थिक रूप से अगर वो कमज़ोर है, मान लीजिए फाइनेंशियली वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, या बहुत सारे कंडीशंस उस पर जो भी लागू हो रही हैं, सामाजिक तौर पे वो जो है समुदाय में जो आ रहा है, वो आ रहा है शेड्यूल कास्ट में, यानी कि अनुसूचित जाति में आ रहा है, अनुसूचित जनजाति में आ रहा है, पिछड़ा वर्ग में आ रहा है, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहा है, तो ये सारी कैटेगरी होती हैं। और कुछ कुछ तो ऐसी भी होती है जो कि कोई कोई डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स होते हैं, यानी ऐसे कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी जो हो सकता है किसी के हाथ ना हो, कोई बोल ना पाता हो, चल ना पाता हो, देख ना पाता हो, तो बहुत सारी डिसेबिलिटी भी होती है, उनको भी मौका दिया जाता है स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में। तो यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को भी ये दिया गया है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है, तो मैं आपको बता दूं, अगर जनरल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी से 31 वैकेंसी हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 11 है। टोटल इसके अंदर 77 वैकेंसी होंगे इस जनरल में। और जनरल असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा हूँ मैं, ये कैटेगरी नहीं बोल रहा। अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का होगा तो वो एक या तो वो यूआर कैटेगरी से अप्लाई करेगा, नहीं तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करेगा। तो ये आपकी लिखी हुई है कैटेगरी वाइज। सेम आईटी में भी लिखा हुआ है कि भाई जो 16 वैकेंसी तो यूआर से हो गई हैं, और टोटल इसमें 40 वैकेंसी हैं, 3 तो ईडब्ल्यूएस से हैं और 14 जो है वो ओबीसी से हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे। अब रही बात, ये सारे जो डिपार्टमेंट है, यानी कि अलग अलग फील्ड से जितने भी आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर मैं इन सबको इंक्लूड करूँ तो टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पर इन सब की कैटेगरी वाइज मिला के जो है डिसेबिलिटी के लिए। तो मतलब डिसेबल कैंडिडेट की कैटेगरी क्या कोई यूआर एसटी एससी में नहीं आता, वो आता है, लेकिन अगर वो डिसेबिलिटी के बेनिफिट लेना चाहेगा तो कैटेगरी नहीं ले पाएगा, या ऐसा कुछ होता है जो मैं आगे आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉरेस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स है, और मास कम्युनिकेशन मीडिया स्पेशलिस्ट है, इन सब की वैकेंसी लिखी हुई है। हो अब देखिए किसी किसी कैटेगरी में तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो मतलब उस कैटेगरी में उस क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट कोई एक ही जॉब ले पाएगा, लेकिन अप्लाई जितने मर्जी लोग कर सकते हैं इस पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर है इंक्लूड्स 01 बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी ऐसा होता है कि पहले असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई थी नाबार्ड की तरफ से, जो कि फिल नहीं हो पाई, किसी ना किसी कारण से वो खाली रह गई, तो वो वैकेंसी अब इसी के साथ फिल हो जाएगी। इसी वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसको भी फिल कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया। अब देखिए आउट ऑफ 150 वैकेंसी जो आपकी बताई गई, तो 7 वैकेंसी मैंने पहले ही बता दिया कि वो डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए हैं, और जो कि एक्ट है 2016 में एक एक्ट आया था। एक्ट होते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, एक्ट आते हैं हर सिटीजन के लिए अलग अलग तरीके से, उसको फ़ायदा कैसे दिया जाए तो उस हिसाब से है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑल 07 ये सारे जो कैंडिडेट हैं इन सब के लिए रिजर्व रहेगी वैकेंसी, आर ओपन टू जनरल एंड स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जैसे ग्रेड ए की जो वैकेंसी है ये, इसमें जो डिसेबिलिटी आपकी है, जैसे कि कैटेगरी ए बी सी की डिसेबिलिटी। अब ये कैटेगरी क्या है मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। जैसे कैटेगरी ए जो हो रहेगी वो उसके लिए 2 है,
2 है, 1 है, और ये कैटेगरी। अभी कैटेगरी में आगे डिस्कस करूंगा। देखिए डिसेबिलिटी जो अलग अलग तरह की होती हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। मान लीजिए किसी को सुनने में दिक्कत हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ऐसे वाले डिसेबिलिटी हैं उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, जिससे कि वो समझ पाएँ कि हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई कैटेगरी ए डिसेबिलिटी में आ रहा है तो एलिजिबल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रहेगा उसकी कि वो ब्लाइंड हो। कैटेगरी ए में उस जो डिसेबिलिटी आ रही है वो ब्लाइंड आ रही है, लो विजन आ रही है, उसकी 2 वैकेंसियाँ हैं सिर्फ। ऐसे कैंडिडेट सिर्फ 2 ही ऐसे होंगे जिनको ये जॉब मिलेगी उन बस। और साथ में कैटेगरी बी में हार्ड ऑफ हियरिंग आ रहा है। कैटेगरी सी में 1 आर्म अफेक्टेड, बोथ आर्म अफेक्टेड, इनमें से कोई भी एक आपका जो भी हो वो आप देख लेंगे। अब अगर ये वाले कैंडिडेट हैं तो इनको इतना ध्यान रखना है कि उनको जो है सिटिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, और सीइंग यानी देखना, और कम्युनिकेशन यानी बात करना, ये सब आना चाहिए अगर वो इन सारी डिसेबिलिटीज से आते हैं। तो मैंने सारी बातें बता दी। अब जो कैंडिडेट इसके अलावा किसी डिसेबिलिटी है, मान लीजिए ये टेबल में जो डिसेबिलिटी दी है उसके अलावा आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ये गाइडलाइन आपके लिए दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट चाह रहा है कि वो एग्ज़ाम खुद नहीं लिख पाएगा किसी ना किसी डिसेबिलिटी के कारण, तो वो स्क्राइब को अरेंज कर सकता है, या फिर स्क्राइब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी अरेंज हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट को अपना खुद का स्क्राइब अपने खुद के पैसों पर अरेंज करना है। मतलब कि मान लीजिए आप अगर सक्षम नहीं है अपना एग्ज़ाम देने में, लेकिन किसी दूसरे कैंडिडेट को अरेंज कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपने खुद के जो भी आप मनी डिसाइड करेंगे स्क्राइब से, यानी दूसरे पर्सन से बात करके वो खुद से करेंगे। ये सब आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो बाकी सारी ये गाइडलाइंस है, आप देखेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो भी आपकी हो उस हिसाब से आप विजुअली इम्पेयर्ड जो भी आपका होता है देख लेंगे। रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस में कौन आता है कौन नहीं आता है। क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे कि 1 सितंबर 2023 तक जिन भी कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट गिवन इन टेबल 1 ओनली 1 ऑप्शन। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर जनरल कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन एंड वाइस वर्सा। मतलब आपको बता दूं, अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम अमंग द पोस्ट इज गिवन इन टेबल 1 ओनली 1 ऑप्शन। अब मैं आपको बता दूं ये टेबल 1 क्या है। जैसे हम देखेंगे ऊपर हमने टेबल को डिस्कस किया था, ये देखिए ये पूरी टेबल 1 है। इसमें आपके अलग अलग जो है फील्ड्स दिए गए जिसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। तो आपने मान लीजिए कोई एक फील्ड सिलेक्ट करनी है और उस एक फील्ड पे ही आप अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा फील्ड पे अप्लाई करे। और बाकी इससे रिलेटेड यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, जैसे कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 डिसिप्लिन ऑफ हिज हर चॉइस इन केस मल्टीपल एप्लीकेशंस विद डिसिप्लिन ओनली द लास्ट एप्लीकेशन सबमिटेड विल बी कंसिडर वैलिड एंड फीस अगेंस्ट ऑल अदर एप्लीकेशन विल बी फॉरफिटेड। तो मतलब आपका यही है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करा तो वैलिड नहीं माना जाएगा, सिर्फ उसी पोस्ट पर वैलिड माना जाएगा जो आपने लास्ट में अप्लाई किया। मान लीजिए पहले किसी कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया फॉरेस्ट्री के लिए, फिर अप्लाई कर दिया फूड प्रोसेसिंग के लिए, और फिर उसने अप्लाई कर दिया है स्टैटिस्टिक्स के लिए, उसके बाद उसने जनरल पे अप्लाई किया। तो ये 4 तरीके से अप्लाई किया, तो जनरल वाला जो है वो उसका एलिजिबल मान लिया जाएगा, बाकी सारे नहीं माने जाएंगे फॉर्म के, भले ही उसने पूरा प्रोसेस फुलफिल करा हो हर एक पोस्ट के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर दिया है, बाकी आप इससे रिलेटेड रीड करेंगे। नेक्स्ट एक और चीज़ है यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। 1 सितंबर को जैसे मैंने बोला उसमें आपका क्या होना चाहिए, द फाइनल रिजल्ट ऑफ फाइनल टर्म या सेमेस्टर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर। मतलब आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। जैसे कोई कैंडिडेट अपियरिंग में है फाइनल ईयर में, तो वो भी ये बात ध्यान रखिए कि उसका फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका हो, और नहीं हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। Bachelor degree in a particular discipline means that the candidate must have studied that discipline as mentioned subject in respective degree course and it must be mentioned in the degree certificate issued by the university। अब जैसे मानिए कोई अगर फूड प्रोसेसिंग में अप्लाई करेगा तो उसका फूड प्रोसेसिंग में बैचलर डिग्री हो, उसने फूड प्रोसेसिंग अपने डिग्री के टाइम पे पढ़ी हुई हो। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, तो रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के अंदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जनरल के लिए क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मानिए बैचलर डिग्री आपकी है इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अ मिनिमम 60% मार्क्स। SC ST PWD एप्लीकेंट को 55% यानी उनको 5% का रिलैक्सेशन है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले जो कैंडिडेट होंगे, यानी जैसे कि आपका MBA हुआ या PGDM हुआ, तो ये सब आपका मिनिमम 55% के साथ कैटेगरी रिजर्वेशन में लिया जाएगा। कैटेगरी में इसमें 5% और रिलैक्स किया जाएगा। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर आप जनरल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको बोला गया कि 60% मार्क्स हो और कैटेगरी में 5% रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्वेशन के लिए। तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो उसको 5% उसके साथ उसको और रिलैक्स किया जाएगा। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट को कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री चाहिए या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, आईटी में, इन सब में, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, उतने परसेंटेज के साथ मार्क्स देखे जाएंगे। सेम फाइनेंस वाले कैंडिडेट बीबीए करे हुए हो, फाइनेंस में, बैंकिंग में, बीएमएस फाइनेंस बैंकिंग हो विथ 60% मार्क्स के साथ, एससी एसटी डिसेबिलिटी अगर होगी तो 5% उनको भी रिलैक्सेशन रहेगा। नहीं तो फिर वो और वाले ऑप्शन में 2 साल का फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग पोस्ट की है। तो ये मत समझना कि किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री मान ली जाएगी, उस फील्ड के अंदर मानी जाएगी। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारी यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स 60% रहेंगे तो आपको फर्स्ट माना जाएगा, फर्स्ट डिवीजन से पास माना जाएगा, और सेकंड डिवीजन से पास माना जाएगा 55% में, और इस तरीके से आपका रहेगा 50% से भी 45%, ये सारे सेकंड डिवीजन में आ जाएंगे। और इक्विवेलेंट सीजीपीए, अगर सीजीपीए किसी का 6.75 है तो इसका मतलब उसकी 60% है, 6.25 सीजीपीए वाला 55%। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, ये रूल्स लिखे हुए हैं, इसको चेक करें। अगर आपके पास सीजीपीए में है तो उसको परसेंट में ये मानेंगे आप। इंडिकेटिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर ऑफ वर्क फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन। अब मैं आपको बता देता हूँ स्किल सेट्स नेचर ऑफ वर्क। जैसे कि कंप्यूटर और आईटी टेक्नोलॉजी वाला जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इधर, वो काम क्या करेगा, उसका काम होगा सिक्योरिटी और एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, सर्वर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स, डेटाबेस एनालिसिस, माई एसक्यूएल, ओरेकल और एमएस एसक्यूएल, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए और उसको यही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अब जो फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई करेगा तो उसको ट्रेजरी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और मेंटेनिंग सिक्योरिटीज इन ट्रैप्स एंड वेरियस सीसीआईएल सेटलमेंट रिलेटेड फंड्स, मैनेजिंग बोरोइंग्स और वर्क रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन सब्सिडरीज, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी उस कैंडिडेट को जो इसमें अप्लाई करेगा। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस और ये सारे जो आपके थर्ड में आ रहे हैं उनके हिसाब से भी यहाँ पे लिखे गए हैं, तो ये आप चेक करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 1, 4, 5, 6 और 3, 9 है, तो यहाँ पे 9 तरह के आपको दिए गए हैं काम, तो आप उस तरीके से अपने अपने वर्क समझ लेंगे यहाँ से जो भी आप अप्लाई करेंगे। एज मैंने आपको बता दिया था, एज दोबारा सुन लीजिए, एज यहाँ पर ये है 21 से 30 के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर डेट सेम रहेगी एज के लिए भी। यहाँ पर आपको डेट दी हुई है ईयर वाइज कि इसके बीच वाले बर्थ वाले अप्लाई करेंगे। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, किसी को 3 ईयर का है, कैटेगरी वाइज उनको मिल जाएंगे रिलैक्सेशन। सिलेक्शन प्रोसीजर यही है, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा पहले, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेड ए का जो होगा उसमें आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इशूज और विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, यानी कि ग्रामीण इंडिया पे फोकस रहेगा सारा। फिर आएगा आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। अब आपको बता दूं इसमें जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने उसके मार्क्स हैं। आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, सारे यहाँ पे उतने ही दिए गए हैं, तो मतलब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे। नहीं, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का लग रहा है मुझे। वर्जन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का बात आएगी तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में उसका पेपर रहेगा। कॉम्पोजिट टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स का हर फॉर ऑल द टेस्ट टुगेदर, मतलब एक साथ करने के लिए। मतलब आपको मैंने जो अलग अलग पार्ट बताए टेस्ट के, जैसे कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज और अलग अलग चीज़ें, तो 1 to 8 वाली सारी चीज़ें आपको 120 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसमें कोई सेपरेट टाइमिंग नहीं रहेगा। तो यानी टोटल 200 मार्क्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं, 120 मिनट्स दिए जाएंगे। अब आपको बता देता हूँ जैसे कि क्वालिफाइंग सेक्शन कौन कौन से हैं। अब इन 8 के अंदर भी क्वालिफाइंग सेक्शंस हैं, वो आप समझ लीजिए। 8 सेक्शन में से आपके
टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग। ये तीनों आपके 5 ऐसे सेक्शन है जो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। आप एग्जाम में इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये आपको पास करना जरूरी है। अब क्वालिफाइंग मैंने देखा है जहाँ तक हर टेस्ट में यही होता है कि जितना मार्क्स होता है उसका 1/3% हमेशा रखा जाता है क्वालिफाइंग के लिए। जैसे यहाँ पे 20 मार्क्स का है तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/3 यानी 7 to 8 मार्क्स हो सकते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग रखे जाए हर सेक्शन में। मैं इसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ। मेरिट सेक्शन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज साथ, और आपका बाकी जो तीनों बच गए थे वो सारे आपके मेरिट सेक्शन रहेंगे। उनके बेस पे मेरिट निकालेंगे और नेक्स्ट में आपको भेजेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। आप मान लीजिए 5 सेक्शन जो मैंने आपको बताया इसको क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपके बाकी के सेक्शन चेक होंगे, बाकी के सेक्शंस को चेक किया जाएगा कि आपने उसको कैसे अटेम्प्ट किया। फिर उन बाकी के सेक्शन के बेस पे मेरिट बना दी जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन द मेरिट सेक्शन ओनली। देखिए मैंने बोला भी आपको, आप मेंस एग्जाम में तभी जाएंगे जब आप इन सेक्शन के अंदर अच्छे इन इन इनमें जो भी अच्छे अच्छे मार्क्स ज़्यादा लाएगा वो आसानी से मेंस एग्जाम में जाएगा। अब कैंडिडेट के मन में डाउट होगा कि जैसे मैंने मान लीजिए क्वालिफाइंग सेक्शन में सारे तो क्वालिफाई कर दिए, जैसे मेरे को बोला नाबार्ड ने कि मेरे को सारे पास करने हैं तो मैंने क्वालिफाई कर दिए सारे सेक्शन उनके हिसाब से। अब बचे बाकी 3 सेक्शन, उसमें मेरे कम कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मैं मेंस में जाऊंगा? तो आप जाएंगे बिल्कुल, लेकिन मेरिट बेस में आपका लिस्ट में नाम कम नीचे आ सकता है, ये हो सकता है। मेंस एग्जाम जो रहेगा उसका टेस्ट स्ट्रक्चर ये रहेगा, उसमें पेपर 1 जो होगा वो जनरल इंग्लिश का रहेगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव में रहेगा और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, ड्यूरेशन 90 मिनट दी जाएगी। डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड से यूज करके आपको आंसर लिखने हैं। सेकंड पेपर जो रहेगा यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इशू वाला रहेगा पार्ट। मेंस के एग्जाम की बात हो रही है, इसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप में 6 क्वेश्चन आएंगे जो कि उसमें से कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन उसको करने हैं और 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच विद डिफिकल्टी लेवल एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच। यानी कि 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए, उसमें से उसको 2 को ऑप्शनल कर दिया कि वो छोड़ दे 2 को, बाकी 4 को कर ले। उन 4 में से भी 2 15-15 नंबर के और 2 10-10 नंबर के, यानी 30 और 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। 90 मिनट्स मिलेंगे और ये भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे कीबोर्ड से टाइप करके, या तो हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो सकता है। सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स इन ईच एंड सम क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। या तो कोई क्वेश्चन 1 नंबर का हो सकता है, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का भी हो सकता है। अब मेंस एग्जाम जो था फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, तो मैंने जो आपको ये पहला वाला बताया जनरलिस्ट का था, मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर जनरलिस्ट के लिए था। उनके लिए ये सिलेबस था मेन का, क्योंकि मेन का सिलेबस सबके लिए अलग हो जाएगा। प्रीलिम्स का सिलेबस सबके लिए सेम रखा गया है, ये एक मैंने देखा है यहाँ पे। मेंस में यहाँ पे स्पेशलिस्ट का अलग सिलेबस होगा, उनका अलग पैटर्न होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक फिजियोमेट्रिक टेस्ट विल बी कंडक्टेड। फिजियोमेट्रिक टेस्ट भी होगा मेंस के बाद, जो कि इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू एदर इन हिंदी। कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश किसी में भी इंटरव्यू दे सकता है। द कॉलिंग रेशियो जो रहेगा क्वालिफाई करने का मेन एग्जाम को इंटरव्यू को वुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 1:25 and 1:3 respectively. The ratio may be suitable reduced at the discretion of the bank. Candidates who qualify and rank sufficiently high as decided by NAPAD shall be called for appearing at the main examination and interview. There will be penalty for wrong answer marked by the candidate. Every wrong answer पे 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। उस क्वेश्चन पे जितने भी मार्क्स अवार्ड किए गए हों, जो गलत सही आंसरों में से काटा जाएगा। ये फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, मतलब मेंस और प्री के लिए दोनों के लिए सेम यही पे लागू होगा पैटर्न। और रही बात अगर कट ऑफ की, फेज़ 1 और फेज़ 2 की में भी अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट ऑन टोटल स्कोर। मतलब आपकी कट ऑफ फेज़ 1 की अलग होगी, फेज़ 2 की अलग होगी और उन दोनों की साथ में अलग होगी। इस तरीके से आपकी कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी सिलेक्शन के लिए। Since the vacancy are earmarked discipline wise, merit list of candidates for each state will be prepared discipline wise. तो ये बी पॉइंट आप पढ़ लेना, ये सारे पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सिलेबस यही है कि ग्रेड ए में आपका जो सिलेबस है इंग्लिश के लिए वो उसमें ऐसे आएगा, प्रीसिज आएंगे, प्रीसिज राइटिंग आएंगी और कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस और द पेपर
इंग्लिश का जो रहेगा फ्रेम्ड इन द मैनर टू एसेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। अब नेक्स्ट जो पेपर 2 होगा जिसमें इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहेगा, उसका भी काफ़ी लंबा सिलेबस है जिसमें आपका इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल फीचर और ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, इन्फ्लेशन, ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल इनकम, पॉवर्टी, और ये सारी चीज़ें आएंगी। ये पूरा सिलेबस आप देखेंगे। एग्रीकल्चर का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, सॉयल वाटर, वाटर रिसोर्स, फार्म एग्री, इंजीनियरिंग, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बाकी सारी चीज़ें तो ये सारी दी गई है। रूरल डेवलपमेंट में दिया गया है। अब प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ली जाएगी, पीआरटी होगी, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होगी। जो भी कैंडिडेट किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं वो लोगों को सबको यहाँ पर जो है एक ट्रेनिंग दी जाएगी। बैंक अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कराएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। वो अप्लाई कर देंगे इस ट्रेनिंग के लिए, सेम फॉर्म की डेट से पहले ही अप्लाई कर दें ट्रेनिंग के लिए, फॉर्म के साथ साथ ट्रेनिंग पे भी अप्लाई कर दें इस लिंक पे जाके। बाय प्रोवाइडिंग सब्जेक्ट लाइन एज एप्लीकेशन फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन, सेम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं इस फील्ड के अंदर। एग्जाम से पहले फॉर्म जरूर भर दें और फॉर्म के साथ इसका फॉर्म भी भर दें, ट्रेनिंग का, जो भी रिजर्वेशन में आते हैं, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आप अपना प्लेस, डेट डाल देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मिलता है, योर फेथफुली अपना यहाँ पे सिग्नेचर, नाम, एड्रेस, ये सब डाल के और फिर इसको सबमिट कर देंगे। और ये ऑनलाइन ही होगा, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ट्रेनिंग से एग्जामिनेशन सेंटर जान लीजिए। प्री एग्जाम कहाँ हो रहा है? प्री एग्जाम अंडमान एंड निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है। आंध्र प्रदेश में चिराला और गुंटूर, कडप्पा, कुर्नूल, नेलोर और राजा मूर्ति मुंद्री, और उसके बाद विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, त्रिपुरा और काकीनाडा, इन जगहों पे हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपका नाहरलागुन में हो रहा है। असम में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट, सिलचर, तेजपुर जैसी जगहों पे हो रहा है। रही बात बिहार में आरा, भागलपुर और फिर दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया जैसी जगहों पे आपका ये बिहार में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सेम आप चंडीगढ़ में भी दिया गया है कहाँ हो रहा है। तो ये सारे एग्ज़ाम के सेंटर आपके लिखे हुए हैं। न्यू दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर के अंदर जितनी जगह हैं वहाँ पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। पंजाब में भी लिखा है, हर जगह का आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर बात करूँ तो टोटल 33 ऐसी जगह हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी सब मिला के, जिन जगहों पे इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। यानी पूरे इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं बचेगी। मोस्ट ऑफ द स्टेट, सारे स्टेट कवर करे गए हैं, हर स्टेट में एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है ऑनलाइन में, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम जो आपका हो रहा है, मेन एग्ज़ाम में सेंटर कम हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे सेंटर, क्योंकि एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत कम कैंडिडेट पहुँचेंगे जो क्वालिफाइड करेंगे। तो अहमदाबाद और गांधीनगर, कोलकाता, बेंगलोर, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई, इन जगहों पे हो रहा है एग्ज़ाम। दिल्ली एनसीआर वाले कैंडिडेट खुश हो जाएं कि उनके लिए दिल्ली में एग्ज़ाम होगा मेन का। सेम मुंबई वाले, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, जहाँ जिन जगहों पे एग्ज़ाम हो रहा है, चेन्नई, गुवाहाटी, इन जगहों पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये सारी जगहें आप देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो सोच रहा हो यार मैं तो इसलिए नहीं दे रहा, मैं मेंस पे पहुंचूंगा ही नहीं, और दूसरा मेरे वहाँ सेंटर है ही नहीं मेंस का, तो उसके आसपास में वो एग्ज़ाम दे सकता है। उसको बिल्कुल फ्रीडम है, वो जहाँ मर्जी एग्ज़ाम दे। सेपरेट कॉल सेंटर विल बी इशूड फॉर ईच शिफ्ट ऑफ फेज 2 एग्जामिनेशन। मतलब हर सेपरेट कॉल लेटर आएंगे, मतलब सेपरेट एडमिट कार्ड आपके आएंगे दोनों के लिए। ईच शिफ्ट ऑफ फेज 2 एग्जाम, मतलब फेज 2 जो मेंस का एग्जाम हो रहा है उसमें मैंने आपको बताया भी था, अलग अलग शिफ्ट होंगे, तो हर शिफ्ट का अलग अलग यहाँ पर आपको कॉल लेटर देखने को मिलेगा। और इंटरव्यू कहाँ होगा वो आपको बता दिया जाएगा नाबार्ड की तरफ से। अब एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी को हटाकर ये फ़ीस है, जीएसटी इसमें ऐड करेंगे आप।
अब कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, आप SC ST कैंडिडेट है तो एप्लीकेशन फ़ीस मत भरना, सिर्फ इंटीमेशन चार्ज 150 रुपीज़ भर देना। और बाकी सारी कैटेगरी वाले 650 रुपये भर देना, इंटीमेशन चार्ज 150 का है तो 800 हो जाएंगे। इसके अंदर GST अलग से आएगी, इंक्लूड नहीं हुई है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। अब आप इमोल्यूमेंट्स जान लीजिए और सर्विस कंडीशन जान लीजिए। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको 44,500 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे। साथ में 44,500 वाले स्केल में उनको 2,500 रुपये उनका जो है 2,500, और जिनको 54,500 मिलेंगे उनको 2,850, जिनको 74,000 यानी 74,450 रुपीज़ मिलेंगे उनको 2,850। ये सब आपको अलग से मिलेगा, ग्रेड पे आप इसको कह सकते हैं। ऑफिसर इन ग्रेड ए के ऑफिसर की जॉब है, और एलिजिबल फॉर DNS अलाउंस मिलेंगे, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, मतलब घर का जो रेंट होगा उस वो मिलेगा, ग्रेड अलाउंस एज पर रूल, ये सारी चीज़ें रहेंगी। एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रोस और अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 रुपये, मतलब आप कह सकते हैं कि इनिशियली आपको 1,00,000 रुपये महीने के मिल रहे होंगे। इनिशियली मतलब शुरू में या कुछ समय के अंदर 1,00,000 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे इधर से। परक्विसाइट्स आप जान सकते हैं, बैंक्स एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, और बाकी सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, हाउसिंग, कार, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, वो सारी चीज़ें फ़ायदे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये सारे फ़ायदे लिखे गए हैं यहाँ पे, ये सब दिए जाएंगे आपको अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई में आप नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आ जाएंगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप आके फॉर्म भर देंगे। डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हुई हैं, पहले आप रजिस्ट्रेशन, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर फीस पेमेंट, और फिर अपना सिग्नेचर और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे, फॉर्म और सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देंगे, मार्कशीट्स अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री जैसी चीज़ें। ये आपको दिया है, साइज़ क्या रखना है आपको अपने फॉर्मेट का और फाइल्स का, फ़ोटोज़ का, ये वो सब आपको देख लेना है। वीडियो जाके देखे चैनल पे, उसमें मैंने बताया कि कैसे आपको ये सारे प्रोसेस करने हैं, मतलब फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट और साइज़ से रिलेटेड। एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, सेम वही जो मैंने आपको बताया, सेम वही प्रोसेस यहाँ लिखा गया है। फीस नॉट रिफंडेबल है, अगर कोई कैंडिडेट भर रहा है तो याद रखिए वो जॉब नहीं लेता है अगर, तो फिर ये फ़ीस उसको वापस नहीं मिलेगी, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वही सब सेम दोबारा से। गाइडलाइन दी गई है कैसे फॉर्म सबमिट होगा, एक्शन दिए गए हैं कि अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते एग्ज़ाम का और कुछ ऐसा कर देते हैं जैसे कि वो एक मान लीजिए एक फ्रॉड के तौर पर या एक क्राइम के तौर पर, या फिर आप जो है प्रोसेस फॉलो नहीं करते एग्ज़ाम का, या कुछ ऐसा करते हैं जो विरुद्ध है या फिर खिलाफ है एग्ज़ाम के प्रोसेस के, तो वहाँ पे भी बहुत सारे आपके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, आपको प्री का एग्ज़ाम का अलग कॉल लेटर मिलेगा, मेन का अलग, उसके बाद आपका जब मेन एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड अलग आएगा। अब यहाँ पर सेम वही है, लास्ट पेज में यही बोला है, डेट मैंने आपको पहले ही बताया, डेट बार बार इसीलिए दी जाती है, आप समझें उस चीज़ को कि आप तब तक ही अप्लाई कर सकते हैं। ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया गया है यहाँ पे, और ये स्क्राइब का सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट स्क्राइब को यूज़ करेगा एग्ज़ाम के लिए, स्क्राइब वो मतलब कि वो खुद वो एक कैंडिडेट को अरेंज कर रहा है स्क्राइब के लिए, तो उसका अलग सर्टिफिकेट है, सारे इसी में दिए गए हैं, आप उसको देख कर ही अपने हिसाब से चलेंगे। तो मैंने सब बता दिया है, एक एक चीज़ कवर हो गई जॉब से रिलेटेड, मैंने एक एक चीज़ सैलरी से लेके फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस डिस्कस किया है। पूरे इंडिया के अंदर जॉब है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो अप्लाई करे, जल्दी से जाए, सिर्फ 150 वैकेंसी ही निकाली गई हैं, और काफ़ी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, और साथ में काफ़ी अच्छे फ़ायदे दिए जा रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई करें। लास्ट डेट मैंने बता दी है, 23 सितंबर रहेगी, और उससे पहले ही अप्लाई आप कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और मैं आपसे मिलूँगा अब नए टॉपिक में। रही बात अगर नोट आपको, जैसे मैं आपको एक बार लिंक दिखा देता हूँ, ये लिंक है, यहाँ पे पहले आप रजिस्टर कर लेना अपने आप को, फिर आप अपना फॉर्म भर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अब नए टॉपिक में,
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।